Hello everyone. Today we are going to read the ninth chapter of class 10th from the book Footprints Without Feet. आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है भोली। भोली कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जब 10 मंथ्स ओल्ड होती है तो अपनी कोट से गिर जाती है और सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, यानी कि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रहती है। और जब वो 2 साल की होती है तो उसे चेचक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो डिसफिगर हो जाती है, यानी कि वो अगली दिखाई देने लग जाती है। और मजबूरीवश भोली को बाद में स्कूल में डाला जाता है, यानी कि उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरीवश कोई कंपल्सन की होती है कि भोली को स्कूल में डालना ही पड़ता है। और वहाँ भोली को सपोर्ट मिलता है, कॉपरेशन मिलता है एक टीचर का। और भोली जो है इंटेलिजेंट होती चली जाती है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है भोली की शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन जब उसकी शादी होने वाली होती है तो शादी के दिन जो लड़का रहता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है वो दहेज की डिमांड करता है। लेकिन वहाँ भोली एक ज़बरदस्त स्टैंड लेती है, प्रोटेस्ट करती है उस दहेज का। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का जीवन भोली का रहा है और किस तरीके का स्टैंड भोली ने लिया, और क्या फिर भोली की शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम जो था सुलेखा था, यानी कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसकी हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बिन कॉलिंग हर भोली, लेकिन उसके बचपन से ही सभी उसे भोली भोली कह करके बुलाते थे। अब भोली का मतलब क्या है? द सिंपलटन मीन्स जो लोग डोसाइल होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं वो लोग कहलाते हैं। जो भोले डोले लोग होते हैं उनको, जो लड़की है तो उसे भोली कह देते हैं, लड़का तो उसे भोला कह देते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाहते हैं कि नाम तो उसका सुलेखा था, लेकिन बचपन से उसे भोली कहा जाता था, सिंपलटन। भोली का मतलब होता है सिंपलटन, मीन्स भोले डोले लोग, जो डोसाइल जो लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो चौथी लड़की थी जो नंबरदार था रामलाल उसकी। वेन सी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की होती है, सी हैड फॉलन ऑफ हर कॉट एंड ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो जब वो 10 महीने की होती है, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, तो वो अपने सर के बल गिर जाती है अपनी कोट से, चारपाई से। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी वजह से उसका जो दिमाग का कुछ हिस्सा था वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। दैट वॉज वाई इसीलिए सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए वो बैकवर्ड रह जाती है, पिछड़ा हुआ बच्चा रह जाती है, यानी कि वो पिछड़ जाती है। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसीलिए उसे भोली कहा जाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड होती है, बाकी लोगों की तरह नहीं होती है, इसीलिए उसे भोली कहा जाता है, द सिंपलटन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब उसका जन्म होता है तो लड़की बहुत सुंदर होती है। एंड प्रिटी सुंदर होती है, और फेयर का मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, मीन्स वो गोरी होती है और सुंदर होती है, यानी कि जब उसका जन्म होता है तो वो सुंदर भी होती है, गोरी भी होती है। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की होती है, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको एक अटैक आता है किसका? स्मॉल पॉक्स का, मीन्स चेचक का, उसको चेचक हो जाता है। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें बच पाती हैं, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन बाकी का उसका जो शरीर है आंखों को छोड़ करके वो सारा का सारा डिसफिगर हो जाता है, अगली हो जाता है, वो भद्दा दिखाई देने लग जाता है, और उस पर डीप ब्लैक पॉक मार्क्स आ जाते हैं, उस पर काले धब्बों के निशान आ जाते हैं चेचक के। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, और जब वो 5 साल तक की मतलब हो जाती है, जब वो 5 साल की भी हो जाती है उस समय तक वो बोल नहीं पाती है। आमतौर पे आपने देखा है कि बच्चे जो हैं 2 साल के होते हैं तो बोलने लग जाते हैं, लेकिन ये 5 साल की हो जाती है, उस टाइम तक भी बोल नहीं पाती है। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब आखिर में वो बोलना सीखती है, सी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती है, मीन्स क्लियर नहीं बोल पाती है, वो हकला करके बोलती है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, अब जो दूसरे बच्चे होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं,
मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते हैं, एंड मिमिक्ड हर मीन्स उसकी मिमिक्री करते हैं, उसकी इमिटेशन करते हैं, उसकी नकल करते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती है। तो जब दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी मिमिक्री करते हैं, तो बहुत कम बोलती है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 4 लड़के थे और 3 लड़कियाँ 3 लड़के थे और 4 लड़कियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो बच्ची थी उसका नाम भोली था। इट वॉज अ प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो ये एक संपन्न किसान की गृहस्थी थी। हाउस होल्ड मीन्स गृहस्थी, और प्रॉस्परस मीन्स संपन्न, और फार्मर किसान। तो ये एक संपन्न किसान की गृहस्थी थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, और खाने के लिए और पीने के लिए बहुत था, यानी कि घर में खाने पीने की मौज बहार थी, कोई दिक्कत नहीं थी खाने पीने की, क्योंकि किसान जो था वो ठीक था, अच्छी खेती बाड़ी उसके होती थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे के सारे जो बच्चे थे भोली को छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, तो भोली के अलावा, भोली के सिवाय, भोली को छोड़ करके सारे के सारे जो बच्चे थे वो हेल्दी थे एंड स्ट्रॉन्ग थे, मीन्स स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन द कॉलेजेस। अब जो लड़के थे उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? शहर भेज दिया, स्कूल में और उसके बाद कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, जहाँ तक बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी थी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी लड़की थी उसकी मंगला, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब दैट वॉज डन, जब वो हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल तीसरी लड़की थी चंपा, उसके बारे में सोचता। दे वर गुड लुकिंग, अब ये जो लड़कियां थी सारी की सारी भोली को छोड़ करके, ये गुड लुकिंग थी, सुंदर थी, हेल्दी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए लड़का ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था, कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो हेल्दी थी, सुंदर थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल थे वो भोली के बारे में बड़ा चिंतित रहते थे। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो उसकी लुक्स अच्छी थी, ना तो वो सुंदर थी, ना उसके अंदर बुद्धि थी, क्योंकि वो तो बैकवर्ड रह गई थी, तो वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड। अब आगे कहानी बढ़ती है, और भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी होती है तो भोली 7 साल की होती है, यानी कि 7 साल की हो चुकी है भोली यहाँ तक। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। अब मंगला की शादी होती है, भोली 7 साल की हो चुकी है, और उसी साल उनके गाँव में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी मीन्स इनॉग्रेशन। तो जो तहसीलदार होते हैं वो आते हैं वहाँ पे उसकी ओपनिंग सेरेमनी में, इस उनका उस स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, और वो रामलाल को कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो कहते हैं कि भाई तुम रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, तो आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, आप प्रतिनिधि हो गवर्नमेंट के, तो ये होने के नाते इन द विलेज यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, लोगों के सामने तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो, रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो ये होने के नाते तुम्हें लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ सी क्राइड। अब जो तहसीलदार साहिब आते हैं वो रामलाल को ये बात कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो, तो तुम एक काम करो, अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजो ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सको गांव वालों के सामने। अब ये तहसीलदार तो चले जाते हैं। अब रात का जब टाइम होता है, दैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, तो रामलाल उस रात को अपनी वाइफ के साथ सलाह मशवरा करते हैं, कंसल्ट करते हैं इस बात को लेकर के। सी क्राइड, तो वो चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, सटिया गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी दैम, तो उनके साथ मैरी कौन करेगा, मैरिज कौन करेगा, मीन्स शादी कौन करेगा। तो कहती है
कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो लड़कियों के साथ शादी कौन करेगा। तो आप समझ सकते हैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, रूढ़िवादी फैमिली है, पुरानी सोच के लोग हैं। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल जो है अब उसकी भी प्रॉब्लम ये है कि वो अवज्ञा नहीं कर सकता, डिसओबे नहीं कर सकता तहसीलदार का। अब तहसीलदार कह करके गया है कि लड़की को भेजना है, और रामलाल में इतनी हिम्मत है नहीं, करेज है नहीं कि वो अवज्ञा कर दे तहसीलदार का। लेकिन इधर प्रॉब्लम ये है कि जो घर की तहसीलदार है, जो घर की मालकिन है, उसकी वाइफ है, वो कह रही कि लड़कियों को भेजो कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, लड़कियों से शादी कौन करेगा। एट लास्ट इज वाइफ सेड, लेकिन इनकी जब बातें चलती रहती हैं तो लास्ट में उसकी वाइफ कहती है आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, एक काम करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि वैसे भी उसकी शादी के तो चांस बहुत कम है, न के बराबर हैं। तो ये देखिए भोली को यहाँ पर स्कूल भेजने की बात हो रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंपल्सन, मजबूरी की वजह से। मीन्स जो पेरेंट्स हैं भोली के, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग हर स्कूल, उसको स्कूल भेजने में उनको कोई रुचि नहीं है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या फंस गई है कि यहाँ पर लड़की को स्कूल भेजने के लिए तहसीलदार साहब कह करके गए हैं, इसलिए स्कूल तो किसी न किसी को भेजना है। तो अब माँ कह रही है कि एक काम करो भोली को भेज दो, क्योंकि इसकी शादी तो वैसे भी होने के चांस कम है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा है वो अगली फगली है, भद्दा है, गंदा है, लैक ऑफ सेंस है, यानी कि उसके पास विट्स वैसे नहीं है, बुद्धि वैसे नहीं है, वो भोंदू लड़की है, तो उसके साथ शादी कौन करेगा। तो उसकी शादी होने के तो वैसे भी चांस कम है, तो एक काम करो भोली को भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो टीचर्स हैं स्कूल के उनको चिंता करने दो इसके बारे में। ये कुछ पेरेंट्स की सोच बहुत बेकार होती है कि ये सोचने लग जाएं कि भाई टीचर्स ही सब कुछ केयर करेंगे। नहीं, केयर टीचर और पेरेंट्स दोनों को मिलकर के करनी होती है। अब यहाँ पर जो ये तो पीछा छुड़ाना हो गया कि भाई इसको स्कूल भेज दो, अब टीचर अपने आप निपट लेंगे, टीचर इसकी केयर कर लेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ते और कहते हैं कि मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊँगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर जाती है। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसे पता ही नहीं था स्कूल होता क्या है, स्कूल होता कैसा है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब जब उसके पापा उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर ले जाते और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर के चलता हूँ, तो भोली को याद आता है, रिमेंबर करती है क्या, कि किस तरीके से फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काउ उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी हैड बिन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से बाहर निकाला गया था, एंड सोल्ड और उसे बेच दिया गया था। अब बच्चा डर जाता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वैसे भी हकलाती है, भोली स्टमर करती है, न न न न नो 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 वैसे करती रहती है। सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप। सी साउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाती है, एंड पुल्ड हर हैंड और अपना हाथ खींचती है, अवे दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप, उसके पापा ने जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो अपने पापा के उस ग्रीप से अपना हाथ खींच लेती है, यानी कि पकड़ से अपना हाथ खींच लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल। अब पापा कहते हैं क्या दिक्कत है तुम्हें मूर्ख। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। तो यहाँ रामलाल गुस्सा है, कह रहा है कि मूर्ख क्या दिक्कत है तुम्हें, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। और एल्स उसे कहते हैं कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो आज, अदरवाइज तो जो स्कूल के टीचर्स हैं और जो दूसरे स्कूल गर्ल्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब इसको देखेंगी कि भाई ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं क्या, इतने गरीब हैं क्या ये लोग, इस तरीके की बातें उसके माइंड में आती है रामलाल के। तो वो कहता है इसे अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े तो कभी बनाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो बहनें थी उनकी जो पुरानी ड्रेसेस थी वही भोली को दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी ने भी, नो वन केयर, किसी ने भी चिंता नहीं की थी, केयर नहीं की थी, टू मैंड सुधारने की,
और वॉश और धोने की हर क्लॉथ्स उसके कपड़े, तो उसके कपड़े धोने की और सुधारने की किसी को भी चिंता नहीं थी, ना किसी ने कोई चिंता की थी। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक, श्रंक का मतलब सिकुड़ जाना, बट आज वो लक्की थी, भाग्यशाली थी, टू रिसीव कि उसे मिली थी अ क्लीन ड्रेस, एक नई ड्रेस। तो आज उसे एक धुली धुलाई ड्रेस मिली थी, वो बड़ी भाग्यशाली थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो सिकुड़ गई थी बहुत बार धोने की वजह से। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो चंपा को फिट नहीं हो रही थी। मीन्स वो ड्रेस किसकी थी? चंपा की थी। अब वो चंपा को फिट नहीं हो रही थी और वो काफ़ी बार धुल चुकी थी, इसलिए अब वो श्रंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. She was even bathed, उसे नहलाया गया और उसके जो बालों में ड्राई जो थे और जो उलझे हुए बाल थे, मैटेड का मतलब जो उलझे हुए बाल थे, उनमें क्या किया गया? जो ऑयल था वो रब किया गया, लगाया गया, रगड़ा गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और उसके बाद जाकर के उसे कहीं विश्वास हुआ कि उसे ऐसी जगह लेकर के जाया जा रहा है जो जगह, जो प्लेस उसके घर से अच्छा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुँचे, यानी कि जब अपने पापा के साथ स्कूल पहुँची वहाँ पे, तो जो चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे पहले से अपनी कक्षाओं में थे, अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। अब रामलाल ने अपनी बच्ची को, अपनी डॉटर को, अपनी लड़की को हेडमिस्ट्रेस जो थी वहाँ पे उनके हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला पा करके। अब पापा चले गए हैं तो लड़की अकेली रह गई, तो अकेला पा करके द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट, अबाउट का मतलब यहाँ पर अराउंड। अब ये जो बेचारी, पुअर का मतलब गरीब नहीं, ये जो बेचारी लड़की है इसने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा। हर विद फियर लेडन आइज, अब उसकी आंखों में क्या भरा हुआ था? एक डर भरा हुआ था, तो डर से लदी हुई आंखों से उसने इधर उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर, उसके जैसी ही जो लड़कियां थी। स्क्वेटेड का मतलब होता है पालथी मार करके बैठना। ऑन मैट्स, वो मैट पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक्स पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने कह दिया भोली को कि भोली किसी एक क्लासरूम में जाकर के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली को तो पता ही नहीं था कि वास्तव में स्कूल होता क्या है। एंड वॉट हैपन्ड देयर, और वहाँ पे क्या होता है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड, लेकिन वह खुश थी देख करके, टू फाइंड मीन्स देख करके, सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर। तो भोली जो थी इस बात को लेकर के खुश थी कि उसकी एज की ही बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर प्रेजेंट थी, वहाँ पर उपस्थित थी। एक्चुअली में भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल में क्या होता है, लेकिन वो खुश इसलिए हो गई कि उसने देखा कि उसकी एज की ही और बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर प्रेजेंट थी। सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसने उम्मीद की कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो लेडी टीचर वहाँ उनको पढ़ा रही थी गर्ल्स को, वो क्लास वो सेइंग समथिंग, वो कुछ बच्चों को कह रही थी, समझा रही थी, कुछ पढ़ा रही थी टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, अब भोली ने क्या देखा, वहाँ जो वॉल थी उस पर एक पिक्चर हैंग थी, वो टंगी हुई थी पिक्चर, तो भोली उस पिक्चर की तरफ देखने लग गई। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई थी एक्चुअली पेंटेड थी वो, तो भोली को ने देखा कि द कलर्स, उसमें जो कलर्स थे फैसिनेटेड हर, उन्होंने उसको अल्यूर किया, अट्रैक्ट किया, उसे आनंदित किया। तो वो उन कलर को देख करके भोली थोड़ी सी उसने आनंद महसूस किया, थोड़ी फैसिनेट हो गई, वो अट्रैक्ट हो गई उनकी तरफ। द हॉर्स वॉज ब्राउन, अब उसमें एक घोड़ा बना हुआ था जो ब्राउन कलर का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और वो घोड़ा ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे घोड़े पर तहसीलदार जब उनके गांव में आया था विजिट करने के लिए, इनोग्रेशन करने के लिए। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर,
एक बकरी की पिक्चर वहाँ पर बनी हुई थी और वो बकरी कैसी लग रही थी, ठीक वैसी ही ब्लैक थी जैसे ही ब्लैक बकरी उनके नेबरहुड में है, उनके पड़ोस में है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। और जो पैरट्स थे वहाँ पर बने हुए थे उस पिक्चर में, वो तोते भी वैसे ही ग्रीन थे जैसे तोते उसने कहाँ देखे थे, आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काव वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय बनी हुई थी उस पिक्चर में, उस पेंटिंग में, वो गाय भी उनकी लक्ष्मी की तरह ही लग रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वो, अब जब भोली ये सब कुछ देख रही थी, उस पिक्चर की तरफ देख रही थी ना, व्हेन शी वाज लुकिंग एट द पिक्चर, व्हाट शी फेल्ट, उसने क्या फील किया कि एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वो स्टैंडिंग बाई हर साइड। उसने देखा कि जो टीचर थी उसके पास आकर के, उसके बगल में आकर के खड़ी हो गई, स्माइलिंग एट हर, और वो भोली की तरफ देख करके हंस रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो टीचर पूछती हैं कि छोटे बच्चे, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। बै भो भो। अब देखो ये स्टैमर करती है तो अच्छे से बोल नहीं पा रही है, बै भो। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, बस वो इतना ही बोल पाई, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बोल पाई, स्टैमर भी नहीं कर पाई, मतलब हकला करके भी नहीं बोल पाई वो आगे। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लॉड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। अब उसके बाद क्या होता है, वो रोना शुरू कर देती है और उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ के रूप में बह निकलते। कहने का मतलब उसकी आंखों से एक अश्रुधारा बह निकलती है। सी कैप्ट हर हेड डाउन, वो अपना सर नीचे कर लेती है, झुका लेती है। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जहाँ जिस ठीक है जहाँ पर वो अपने उस कोने में बैठी हुई थी, अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उन लड़कियों की तरफ, उन लड़कियों की तरफ ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है वो। हु सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी। वर स्टिल लाफिंग एट हर, हु वर स्टिल लाफिंग एट हर, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़कियां अभी भी उसकी तरफ देख करके हंस रही हैं, यानी कि अब वो उस पर हंस रही थी, भोली पे। क्यों हंस रही थी, क्योंकि भोली स्टैमर करती थी। तो ये बैड हैबिट होती है किसी में, अगर कोई अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत आ गई है किसी को, तो हाँ किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गर्ल्स थे, बच्चे थे, उनको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो वो ऐसा करने लग गए। तो ये सब भोली जानती थी कि वो लड़की अभी भी उस पर हंस रही है, इसलिए भोली जो थी वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करेड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्करेड का मतलब था जल्दी से बाहर चली जाना, स्करेड आउट का मीन्स हो गया। तो सारी की सारी जो लड़कियां थी वो जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई। आमतौर पे जैसे स्कूल की जब घंटी बजती है, बेल बजती है छुट्टी वाली, तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई वो अपना कॉर्नर छोड़ने की, मीन्स भोली अंदर ही रही। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर झुका हुआ था। सी कैप्ट ऑन सोबिंग, और वो सुबकियाँ भर भर के रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वो सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है जो चीज़ आपको राहत पहुंचाती है, जो आपको सूदिंग इफेक्ट देती है, बड़ी राहत आराम आपको देती है। तो भोली, यानी कि ये जो वर्ड टीचर ने बोला ना, भोली 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 बेटे, तो बहुत प्यार से टीचर ने बोला है। द टीचर जो वॉइस वो सो सॉफ्ट, जो टीचर की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, विनम्र थी, एंड सूदिंग और आराम देने वाली थी। उसने नहीं बोले, नहीं, उसने बोला भोली बेटे, तो बहुत प्यार से बोला, इसलिए उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सूदिंग थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कोल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में, आज तक का उसका जितना भी जीवन रहा है 7-8 साल का, आज तक उसके जीवन में किसी ने भी उसको इतने प्यार के साथ नहीं बोला था। इट टच्ड हर हार्ट, और ये जो बात थी भोली के हृदय को, उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, खड़े हो जाओ बेटे, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड, लेकिन ये कोई कमांड नहीं थी। एक तो हम बोले खड़े हो जाओ, गेट अप, और टीचर ने क्या बोला, गेट अप बेटे, तो टीचर ने आराम से बोला था, तो ये कोई कमांड नहीं थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। लेकिन ये तो एक दोस्ताना एक सलाह थी। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। तो टीचर बहुत पोलाइटली बात कर रही है, बेटे खड़े हो जाओ, अब अपना मुझे नाम बताएं, शाबाश बेटे, नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, तो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरा जो उसके पूरे शरीर पे क्या हो गया, पसीना आ गया, ठीक है, वो भीग गई पसीने से। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती जुबान दोबारा से उसकी इंसल्ट करवाएगी,
उसके लिए डिस्ग्रेस लेकर के आएगी। फॉर द सेक, ऐसा उसके माइंड में विचार आता है भोले के, बट फिर उसके बाद क्या करती है, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत की खातिर। फॉर द सेक ऑफ का मतलब किसी के खातिर, इस दयालु औरत की खातिर। कि दयालु कौन, वो टीचर को दयालु समझ रही है। हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वो निर्णय करती है एक और प्रयास करने का। देखो उससे जब बोला नहीं गया था तो टीचर उससे पोलाइटली बोलती है, तो अब वो एक बार तो सोचती है कि कहीं मेरी ज़ुबान मुझे दोबारा से ना मरवा दे, फिर मेरी डिस्ग्रेस ना करवा दे, मेरी इंसल्ट ना करवा दे। लेकिन जब वो टीचर की बात उसको, उसके हृदय को छू जाती है, तो उस टीचर की बात रखने के लिए, उस टीचर के खातिर वो एक फिर कोशिश करना चाहती है। डिसाइड करती है कि एक एफर्ट और करूँगी। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्योंकि उसकी इतनी आराम देने वाली वॉइस थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उस पर हंसेगी भी नहीं। अब भोली फिर ट्राई करती है, भै भै भो भो। सी बिगेन टू स्टैमर, और उसके बाद वो स्टैमर करना शुरू कर देती है, हकलाना शुरू कर देती है। वेल डन, वेल डन। अब टीचर उसको एनकरेज कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। वेल डन, वेल डन, शाबाश बेटे, गुड गुड गुड। द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। शाबाश शाबाश, वेल डन, अब पूरा नाम बताओ। भै भै भो भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ। एज इफ मीन्स होता है मानो। जब आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, अलंकार पढ़ते हैं, मानो जानो, इस ऐसी बातें बताते हैं टीचर। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से, तो आखिर में वो कहने के लायक हो जाती है, योग्य हो जाती है, यानी कि वो इस नाम को बोल पाती है। एंड फेल्ट, और फील करती है, महसूस करती है। रिलीव्ड, आराम, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। एज इफ, मानो, और इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है मानो इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, कि उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली, ऐसा उसको फील होता है। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर, जो टीचर होती है वो उसको थपथपाती है, उसको अफेक्शनेटली, प्यार से, स्नेह से। एंड सैड, और कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, ये जो डर है अपने दिल से इसे निकाल फेंको। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और तुम भी जो बाकी लोग बोलते हैं इनकी तरह बोल पाओगी। तो टीचर कहती है डर को निकाल फेंको दिल से बाहर, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो तुम एक दिन ऐसा आएगा जब इन बाकी लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली जो है ना अब ऊपर देखती है, मानो ऐसा पूछ रही हो कि रियली, क्या मैडम वास्तव में ऐसा होने वाला है, कि मैडम वास्तव में आई विल बी एबल टू स्पीक लाइक अदर्स। तो ऐसा जैसे वो पूछ रही है, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, बड़ा आसान है तो आसानी से होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम तो बस स्कूल आते जाओ डेली, ऐसा होगा ही होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडिड, भोली अपनी गर्दन हिला देती। जब आप किसी को नमस्ते करते हैं ना, तो अपनी गर्दन को जब आप हिलाते हैं, नोड करते हैं, तो वो इसलिए कुछ लोगों के नोडिंग टर्म्स होते हैं। दुआ सलाम के जो रिश्ते होते हैं, नमस्ते राम राम के, वो नोडिंग टर्म्स कहलाते हैं। तो भोली नोडिड, भोली क्या करती है, अपनी गर्दन हिला देती है। नो से इट अलाउड, लेकिन टीचर कहती है नहीं, गर्दन नहीं हिलाना है, इसे तेज बोल के बताओ। यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद भौचक्की रह जाती है, सरप्राइज होती है, एस्टोनिस्ट होती है, स्टंड होती है कि वो ऐसा कर पाई, वो ऐसा बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा नहीं था। नाउ टेक दिस बुक, मैंने तुमसे कहा नहीं था, इसका मतलब ये है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम बोल पाओगी। नाउ टेक दिस बुक, अब एक काम करो, इस बुक को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो बुक टीचर ने भोली को दी थी, वो बुक फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स थी, सुंदर सुंदर पिक्चर से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो पिक्चर्स जो थी रंगीन थी, और उसमें डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ये सारे के सारे पिक्चर उसमें बने हुए थे। डॉग के थे, कैट के थे, गोट, हॉर्स, पैरट के थे, टाइगर के थे, और एक गाय थी जो लक्ष्मी की तरह लगती थी। लक्ष्मी कौन, उनकी वो बूढ़ी गाय जिसको बेच दिया गया था। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और जो ब्लैक लेटर्स थे बड़े बड़े, उनमें वो सभी जो जितनी भी पिक्चर्स थी, चाहे डॉग की थी, कैट की थी, गॉट की थी, उनके साथ उनके नाम लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम्हें ये बुक पढ़नी आ जाएगी।
तुम इस बुक को पढ़ पाओगी, इस लायक हो जाओगी कि एक महीने में इस बुक को पढ़ने लग जाओ। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद एक और बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम गांव में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगी, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगी, पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट हर, उसके बाद तुम पर फिर कोई हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें इज्जत के साथ सुना करेंगे, मीन्स तुम्हारी बात को सुना करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम हल्का सा भी हकलाए बिना बोलने लग जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ में आई? नाउ गो होम, अब एक काम करो, घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जल्दी सुबह आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। अब भोली फेल्ट, भोली ने फील किया, ऐसा महसूस हो रहा था भोली को, मानो सडनली की अचानक की सारी जो बेल्स हैं विलेज टेम्पल की वो बजने लग गई। अब भोली को ऐसा लग रहा है, अचानक ऐसा फील हो रहा है जैसे मंदिर की सारी घंटियां बजने लग गई हो। और जो पेड़ थे इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल और घर के सामने जो पेड़ थे वो सारे के सारे जो ट्रीज थे हैड ब्लॉसम्ड इनटू, उन पे बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका जो दिल था वो थ्रोब करने लग गया था, धड़कने लग गया था, बीटिंग करने लग गया था। किससे? नई उम्मीद से और नए जीवन से। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में एक सदगुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मेंटोर, एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके जीवन को सफल बना सकता है, आपको मोटिवेट बना करके रख सकता है। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार साल बीतते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब ये जो गांव था एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल था अब वो हाई स्कूल बन चुका है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन सैड, और जो टीन का एक सैड था उसमें क्या बन गया, अब एक छोटा सा सिनेमा भी वहाँ पर बन गया जहाँ पर लोग जाकर के मूवी देख सकते हैं, बाहुबली को एंजॉय कर सकते हैं। एंड अ कॉटन ग्रीनिंग मिल, और एक कॉटन ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है अलग करना, जैसे कॉटन को अलग करते हैं, सीड को अलग करते थे, बीज अलग हो जाता है, यानी कि बिनोला जिसे कहते हैं, तो वो सीड अलग हो जाता है, कॉटन जो रुई होती है वो अलग हो जाती है, तो एक मिल होती है वो भी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है, एक मिल खुल जाती है वहाँ पर, उस कॉटन सीड को, उस सीड को कॉटन से अलग करने वाली। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, अब जो ट्रेन होती है मेल वो भी वहाँ जो स्टेशन होता है उस पर स्टॉपेज उसका बन जाता है, वो रुकने लग जाती है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को रामलाल ने डिनर के बाद यानी कि खाना खाने के बाद अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, तो अपनी वाइफ से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या मैं जो बिसम्बर का प्रपोजल आया है, उसका जो उसने एक प्रपोजल रखा हमारे सामने, क्या मैं उसको स्वीकार कर लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ। अब वो प्रपोजल क्या है देखते हैं आगे। यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लक्की टू गेट सच अ वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब होता है रिच एफ्लुएंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि बिसम्बर नाम का एक कैरेक्टर और आया है, और ये बिसम्बर वो इंसान है जिसने एक प्रपोजल रखा है भोली के फादर के सामने भोली से शादी करने का। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि जो बिसम्बर है उसका जो प्रपोजल है मैं एक्सेप्ट कर लूँ क्या, कर लेना चाहिए क्या मुझे। तो मदर क्या कह रही है, हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। भोली विल बी लक्की, भोली तो बड़ी भाग्यशाली होगी, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ऐसा अमीर दूल्हा पा करके भोली तो बड़ी लक्की होगी। अब बिग शॉप, अब वो कहती है उसकी एक बड़ी सी दुकान है, बिग शॉप का वो मालिक है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का उसका घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और बैंक में भी मोटा पैसा पड़ा हुआ उसका, यानी कि बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स का मतलब कई हज़ार उसके जो पैसे हैं, रुपीज़ हैं, वो कहाँ पर हैं, बैंक में हैं। मोर ओवर, और भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, ठीक है फिर तो।
बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो कह रहा है ये बात तो ठीक है, दैट्स राइट, वो सारी बातें तो ठीक हैं, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान नहीं है, वो इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो उतनी ही एज का है जितनी एज मेरी है। तो आप समझ सकते हैं लड़की की शादी होने वाली है और लड़की के बाप की एज का दूल्हा ये उसके लिए ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो उतनी ही एज का है जितनी एज का मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और एक बात और उसने बताई, वो लंगड़ाता भी है। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना, ई मीन्स वो लेम है, लंगड़ा करके चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, अब उसकी जो पहली वाइफ है उसकी अब डेथ हो चुकी होगी, उसकी जो पहली वाइफ है उसके जो बच्चे हैं वो भी अब ग्रोन अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, तो वो माँ कहती है, इज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ कहती है, रामलाल की वाइफ और भोली की माँ कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 45 और 50, 45 साल का 50 साल का चलता है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी की एज अगर 45-50 साल है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चलता है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. वो कहती है कि हम तो बड़े लक्की हैं, भाग्यशाली हैं कि वो हमारे गांव का नहीं है, किसी दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो, और उसे नहीं पता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके जो चेचक के मार्क्स हैं ना, जो पॉक मार्क्स हैं, जो धब्बे हैं काले काले, उसके बारे में नहीं जानता वो। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके पास विट्स नाम की चीज़ नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो बैकवर्ड है, इस बारे में भी उसे नहीं पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस ऑफ़र को स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है वो ज़िंदगी भर अनमैरिड रह जाए, कुंवारी रह जाए। यस बट आई वंडर वोट भोली विल से, बात तो तुम सही कह रही हो, यस का मतलब यहाँ पर क्या है, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बस मैं यही सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। वोट विल दैट विटलेस वन से, वो मंद बुद्धि, विटलेस का मतलब मंद बुद्धि, वो मंद बुद्धि क्या कहेगी। देखो माँ, देखो किस तरीके से कह रही है कि वो मंद बुद्धि क्या कहेगी। सी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। डम काउ मतलब गूंगी गाय। मे बी यू आर राइट मटड रामलाल, मटड का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, विस्परिंग करना। अब रामलाल कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, जो घर का आंगन है उसके दूसरे कोने में, भोली ले अवेक, भोली लेट रही है लेकिन वो जगी हुई है। ऑन हर कोट, अपनी चारपाई पे, खाट पे, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, उसके जो पेरेंट्स हैं जो धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं, जो कानाफूसी कर रहे हैं, धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, उसको भोली जो है सुन रही है। दूसरे कॉर्नर में वो सो रही है लेकिन वो जगी हुई है, लेटी हुई है लेकिन वो जगी हुई है, और इनकी जो बातें हैं उनको वो सुन रही है। बिशंबर नाथ वो जो वेल टू डू ग्रोसर, अब जो बिशंबर नाथ है वो एक अमीर ग्रोसर है। ग्रोसर मतलब द पर्सन हु रन्स अ शॉप ऑफ ग्रोसरी, या ग्रोसरी शॉप को जो रन करता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रोसर। जैसे आप परचून वगैरह का सामान लाते हैं या पंसारी वगैरह जिन्हें कहते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रोसर। तो बिशंबर नाथ वो जो वेल टू डू मीन्स रिच, एक रिच ग्रोसर है। ही केम विद अ बिग पार्टी, अब देखो यहाँ पर भोली की शादी फिक्स हो जाती है और वो अपनी बारात लेकर के अब आ रहा है दूल्हे राजा, ठीक है ना। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। अब ही केम, ही कौन, बिशंबर नाथ आ गया एक बिग पार्टी लेकर के, यानी कि एक बड़ी सी बारात लेकर के, जिसमें दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, विद हिम उसके साथ, फॉर द वेडिंग। तो शादी के लिए एक बड़ी बारात लेकर के दोस्तों की और रिश्तेदारों की बिशंबर नाथ जो है, दूल्हे राजा जो हैं, आ चुके हैं। अ ब्रास बैंड, एक पीतल का जो बैंड था, प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून, एक धुन बजा रहा था जो पॉपुलर थी, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, हेडेड द प्रोसेसन, और प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, जिसमें भीड़ चलती एक साथ। जो इस जुलूस को, इस बारात के आगे आगे एक बैंड चल रहा था, जो एक भारतीय
जो इंडियन फिल्म होती है उसका एक पॉपुलर सॉन्ग था, वो चल रहा था। जैसे आप ये समझ सकते, आज मेरे यार की शादी है। आजकल गाने बदल गए हैं, आज मेरे यार की शादी, तो ये ट्यून बदल रही है, आज के टाइम पे धुन बदल रही है। तो इसी तरीके के जो गाने हैं वो चल रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हे राजा थे बिशंबरनाथ 45 साल के, ठीक है, जो ये दूल्हे राजा थे, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, वो एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे। यानी कि दूल्हे राजा एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, हॉर्स। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी, अब रामलाल जो थे लड़की के पापा थे, भोली के पापा फादर जो थे, ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो गए। टू सी, देख करके, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ऐसी शान शौकत देख करके वो बड़े खुश हुए, क्योंकि भी उन्होंने तो सोचा नहीं था कि भोली की कभी शादी भी होगी। और इस तरीके की बारात देख करके, इस तरीके का शान शौकत देख करके, अमीर एक जमाई पा करके वो तो बड़े खुश हो गए। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उन्होंने तो कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जो चौथी लड़की है यानी कि जो भोली है उसकी इस तरीके की एक ग्रैंड वेडिंग होगी, एक बड़ी शादी होगी, विशाल शादी होगी, ऐसी मस्त शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, अब जो भोली की बड़ी बहनें थी जो इस अवसर पर आई हुई थी, शादी के मौके पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, एनवियस का मतलब फील जेलसी, उनको क्या हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी, नफरत हो रही थी, किससे, जलन हो रही थी। आपके जलन जो ईर्ष्या थी वो उनको हो रही थी भोली के लक से, यानी कि वो सोच रही थी कि देखो हम इतनी सुंदर हैं और हेल्दी हैं, और भोली जो है अगली फगली है और ब्रेन उसका डैमेज है, और फिर भी उसको इतनी शान शौकत वाली शादी हो रही है उसकी, ऐसा अमीर उसको दूल्हा मिला है। तो ये बातें सोच करके वो थोड़ा एनवियस फील कर रही थी, जेलसी फील कर रही थी। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, ऑस्पिशियस मोमेंट का मतलब होता शुभ मुहूर्त। अब जब वो शुभ मुहूर्त आया, अब शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, जब फेरे वेरे होते हैं, जब लड़की को लाया जाता है, ठीक है। तो वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सैड ब्रिंग द ब्राइड, तो जब शुभ मुहूर्त आया, अब जो पुजारी थे, पंडित जी थे जो शादी करा रहे थे, उन्होंने क्या कहा, लड़की को लेकर के आओ। आमतौर पे आपने भी बच्चों देखे होंगे फेरे वगैरह, और जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही, तो लड़कियां तो को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों को देखने का, तो आपने देखे होंगे फेरे में पंडित जी कहता है कि लड़की को ले आओ। भोली क्लैड, क्लैड का मतलब कपड़े पहने हुए होना, भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, तो भोली भोली ने क्या पहन रखी थी, एक लाल सिल्क की जो दुल्हन की साड़ी होती है वो पहन रखी थी। वो जो लैड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसे लाया गया, लैड का मतलब उसे लीड किया गया, मतलब लेकर के आया गया, टू द ब्राइडल प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, तो जो आग जल रही होती है वहाँ पर फेरे के टाइम पर, दैट इज़ कॉल्ड सेक्रेड फायर, वो जो पवित्र अग्नि थी उसके पास, जहाँ पर एक जगह दूल्हा बैठ जाता है, एक जगह दुल्हन बैठ जाती है, तो जो दुल्हन का प्लेस था वहाँ पर भोली को लाया गया, और भोली ने पहन रखी थी रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, अब जो लड़के के दोस्त बैठे रहते हैं वो बातें बहुत करते हैं, वो बहुत बातें बोलते रहते हैं, क्योंकि उस दिन वो अपने आप को किसी राजा महाराजा, उस लड़के को तो राजा समझते हैं और खुद अपने उस राजा के फ्रेंड अपने आप को मानते हैं, अपने आप को किसी वो राजा से कम नहीं समझते, आप ये कह सकते हैं। तो गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, तो एक जो दोस्त था बिशंबरनाथ का, जो हमारा दूल्हा है उसको कहता है कि माला डाल दो, माला डाल दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, अब ये जो दूल्हा होता है गार्लैंड को उठाता है, और वो गार्लैंड कैसी है, जो गेंदे के फूल होते हैं येलो पीले, उनकी बनी हुई थी वो माला उठाते हैं, वैसे भी कहते हैं ससुराल गेंदा फूल। आ वुमेन स्लीप्ड बैक द सिल्कन वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब एक जो औरत होती है, वुमेन होती है, वो क्या करती है, जब वो माला उठा कर उसको माला डालने को होता है, उसको जो फूलों का हार पहनाने को होता है, तो वो क्या करती है कि उसका जो पल्लू है, जो घूंघट है, वो उसे पीछे खिसका देती है, यानी कि सरका देती है। स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उसके चेहरे से वो हटा देती है जो घूंघट था। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, तो बिशंबर ने एक फटाफट देखा, क्विक
ग्लैंस मतलब जल्दी से कोई चीज़ देखना। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। अब उसने उसका चेहरा देख लिया, तो जब उसने चेहरा देखा तो उसके जो माला थी ऐसा लगा जैसे पॉइज्ड हो गई हो, अटक गई हो। ठीक है, उसके हाथों में गेट स्टक हो गई, वो अटक गई, फंस गई वो माला। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। और जो दुल्हन थी मीन्स जो भोली थी, उसने वो धीरे से अपना जो वेल था, जो घूंघट था, उससे अपना फेस कवर कर लिया। लेकिन इतना जो टाइम मिला था उसमें बिशंबर नाथ जो दूल्हे राजा हैं, बुढ़ऊ जो हैं, इन्होंने क्या किया, वो भोली का चेहरा देख लिया। वो चेहरा जब देख लिया तो चेहरा तो पॉक मार्क्स का भरा पड़ा है। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। क्या तुमने देखा उसे, मतलब क्या तुमने उसके चेहरे को देखा। बिशंबर ने अपने एक दोस्त से कहा जो उसके आगे ही खड़ा हुआ था। सी हैज पॉक, अब खड़ा हुआ तो नहीं होगा, बैठा हुआ होगा वहाँ पे। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर कैसे हैं, पॉक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं। तो अब देखो फ्रेंड क्या कहता है, सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या हो गया भाई, यू आर नॉट यंग इधर, अरे तू कौन सा जवान है, इस इस एज में तेरी शादी हो रही है, तेरा जुगाड़ हो रहा है, ठीक है, तू कौन सा जवान है, ठीक है ना, सो व्हाट क्या हुआ, चेचक के रहने दे, क्या दिक्कत है। मे बी, शायद, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पापा को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ग्रीड दिखाई जा रही है। एक दूल्हा जो 45 से 50 साल का है और जो दूसरी शादी कर रहा है वो भी इतना निकम्मा, इतना गिर चुका है, क्या कह रहा है कि शादी तब करूँगा जब उसके पापा मुझे 5000 रुपये दे देंगे। इसका मतलब इंसान की कोई कदर नहीं है, लड़की की कोई कदर नहीं है। दहेज है तो ठीक है, दहेज नहीं है तो चलो भाई वापिस। बताइए, ऐसे श्रूड लोग, कनिंग लोग, मक्कार, निकम्मे, घटिया लोग जो हैं, कनिंग, इस धरती के ऊपर बोझ के रूप में जिंदा हैं। तो वो कहती है बट इफ़ आई एम टू, वो कहता है बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मुझे से शादी करनी पड़ी, यदि मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पापा मुझे 5000 रुपये देंगे, उसके पापा को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। जैसा कि आपने देखा हिंदी सिनेमा में, हिंदी ड्रामा में जो सिनेमा चलता है, मूवी चलते हैं, उनमें यही तो होता है। जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो लड़की का पिता क्या करता है, लड़की का फादर अपनी पगड़ी उतार करके दूल्हे के कदमों में रख देता है कि मेरी इज्जत का ख्याल करो, ये करो, वो करो। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, तो रामलाल ने भी वही किया एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के कदमों में अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, अरे मेरी ऐसे इंसल्ट मत करो, मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 5000 नहीं 2000 ले लो। उसे कहते हैं कि 2000 रुपये चलो मैं दे दूंगा। नो 5000, लेकिन ये भी भैया दूल्हे राजा, बुढ़ऊ दूल्हे राजा जो हैं अड़ गए हैं, नहीं नहीं 5000 रुपये और वी गो बैक, नहीं तो फिर हम वापस जाएंगे। अब ऐसे हालात में यदि ये कह देते कि बेटा जा तू चला जा वापस, तो कहाँ जाता, लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग। बस यही थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये जो दहेज के लोभी हैं, निकम्मे नालायक, इनको मौका मिल जाता है ऐसा करने का। तो कहता कि नो 5000 और वी गो बैक, वो कहते नहीं नहीं 5000, नहीं तो फिर हम लोग वापस जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कुछ तो लिहाज करो पांडे जी। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कुछ तो लिहाज करो। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं अपना चेहरा कभी गांव में दिखा नहीं पाऊंगा, मीन्स मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा गांव में। देन आउट विद 5000, तो कहता है कि फिर एक काम करो 5000 रुपये ले आओ। देन आउट विद 5000, अगर ऐसा चाहते हो तो फिर 5000 रुपये दो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन इज फेस, रामलाल वेंट इन, उसके आंखों पर जो आंसू थे वो गिर रहे थे, मीन्स उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, आंखों पर नहीं उसके चेहरे पर गिर रहे थे आंसू, उसकी आंखों से निकल कर, तो वो आंसू लेकर के अपने चेहरे पर रामलाल वेंट इन, अंदर गया। ओपन द सेफ, अलमीरा को, मतलब जो तिजोरी थी उसे खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को काउंट किया, गिने।
ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने जो दूल्हा था, यानी कि जो दूल्हा था बिशंबरनाथ 45 साल का, उसके कदमों में वो बंडल रख दिया, मीन्स वो जितने भी पैसे थे रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीड on December's greedy face appeared a triumphant smile। अब जब दिसंबर का चेहरा तो अब इतना खुश हो गया था कि उसके चेहरे पर अपीयर हो रहा था, सीम हो रहा था, प्रतीत हो रहा था क्या, एक ट्रायम्फेंट स्माइल, एक जो जीत की हंसी होती है वो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, क्योंकि वो जीत गया था। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला था और वो उस जुए में जीत गया था। ये उसका जुआ ही तो था। उसने कहा कि शादी नहीं करूँगा, नहीं तो 5,000 रुपये दो। अगर लड़की के पापा कह देते कि 5,000 नहीं देंगे, चल निकल यहाँ से, तो उसकी शादी कौन करने के लिए बैठा था? 45 साल का तो वैसे ही था एक बार, और विदुर वो वैसे ही था, तो कौन शादी करता? लेकिन उसने तो एक गैम्बल खेला था, जुआ खेला था, और वो जीत गया उसमें। तो वो चेहरे पर उसके जो विजय की जो स्माइल थी, जीत की स्माइल थी, वो साफ दिख रही थी। गिव मी द गार्लैंड, और फिर वो कहता है कि मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, उसने बोला कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लीप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पर बात को समझते हैं। वंस अगेन द वेल वॉज स्लीप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से जो, अब उसने कहा ना कि मुझे माला दो, तो जब वो माला ली और माला जब डालने वाला होगा, तो उस समय क्या होता है कि जो अब उसके चेहरे से वो घूंघट एक बार फिर हट जाता है भोली के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन अब उसकी नज़रें झुकी हुई नहीं थी। किसकी? भोली की। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने संभावित जो पति था, मीन जो होने वाला पति था, उसकी तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देर वॉज नीदर एंगर, ना तो गुस्सा था, नोर हेट, ना नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब भी एक नफरत ही होता है। तो उसके चेहरे पर ना तो, उसकी आंखों में ना तो नफरत थी ना गुस्सा था, कोल्ड कंटेम्प्ट था, एक रूखा तिरस्कार था उसकी नज़रों में अब की बार। किसके लिए? उस बिशंबरनाथ के लिए। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने गार्लैंड को रेज किया, उठाया, टू प्लेस डालने के लिए, यानी कि रखने के लिए, इट राउंड द ब्राइड्स नेक, जब उसने वो माला उठाई भोली के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, तो भोली के जो हाथ थे, स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली की कोंद की तरह। स्ट्रक आउट मतलब झपट्टा मारा उसने, झपट पड़े। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो गार्लैंड थी, तो भोली के जो हाथ थे वो एक बिजली की कोंद की तरह वो झपट पड़े, यानी कि उसने एक झपट्टा मारा, और वो जो गार्लैंड थी वो फ्लंग हो गई, जा कर के गिर गई। उड़ जाना होता फ्लंग का मतलब, वो आग में जा कर के गिर गई। फ्लंग कर दिया, जैसे थ्रो कर देना किसी चीज़ को। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने घूंघट को फेंक दिया, हटा दिया, और जाकर के कहती है, पिताजी। सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और भोली बिल्कुल, देखो बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोली, पिताजी। वो एक बिल्कुल क्लियर और लाउड वॉइस में बोली। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। स्टार्टल्ड का मतलब होता है गेट एस्टोनिस्ड, अचंभित हो जाना, भौचक्के रह जाना। ठीक है, तो उसके जो मम्मी थे, पापा थे, भाई थे, बहन थे, रिश्तेदार थे, नेबर्स थे, सारे के सारे हक्के बक्के रह गए। क्या करके? सुन करके। स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि वो बिना हल्का सा भी हकलाए वे बोली। तो ये सुन करके सारे के सारे लोग वहाँ पर दे गॉट स्टन्ड, वो हक्के बक्के रह गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। अब देखो भोली फिर कह रही है, पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रॉक,
अब रामलाल के ऊपर तो ऐसा हुआ जैसे कोई वज्रपात हो गया हो, थंडरस्ट्रोक हो गया हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और अब जहाँ वो जितने भी मेहमान वहाँ पर खड़े हुए थे वो सारे विस्पर करने लगे, एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म। सो अगली, कितनी अगली है, भद्दी है, गंदी है। एंड सो सेमलेस, और कितनी सेमलेस है, कितनी बेशर्म है। अब देखो यहाँ पर भी ये सोसाइटी है, ये समाज है, ये सिस्टम है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। अब यहाँ गलत वो विशंबर नाथ है, लेकिन यहाँ पर भी दोष भोली को दिया जा रहा है। जो मेहमान है वो भी, उनके हालात देखो, उन पे क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों के, व्हाट टू से अबाउट सच पीपल, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूँ अब। सो सेमलेस, कह रहे हैं कि इतनी बेशर्म है ये, इतनी अगली है और उसके बाद इतनी बेशर्म भी है। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। तो रामलाल भी चिल्लाते हैं, भोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। यू वॉन्ट टू डिस्करेज योर फैमिली, तुम अपने परिवार का इंसल्ट कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल रखो। भोली, हमारी इज्जत का कुछ ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली। तो भोली कहती है कि पापा आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के खातिर ही मैं तैयार हुई थी इस आदमी से शादी करने के लिए, जो लंगड़ा है और बूढ़ा है। इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से मैं शादी करने की इच्छुक थी, किस लिए, आपकी इज्जत के खातिर ही। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, मीन का मतलब होता है कनिंग, जिसे हम मक्कार कहते हैं, मीन घटिया, कमीना जिसे कहते हैं। तो वो कहती है, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कार्ड एज माई हस्बैंड। तो मैं ऐसे जो मीन है, जो घटिया है, मक्कार है, और जो लालची है, जो कंटेम्प्टिबल है, जो तिरस्कार करने योग्य है, कार्ड है, कायर है, ऐसे को मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी, ऐसे आदमी के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. भोली turned violently on the lady woman. Yes aunty, you are right. अब देखो एक बूढ़ी औरत है, एक ओल्ड वुमेन है, वो कहती है what a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब ने तो सोचा था, सी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, वो एक गूंगी गाय है जो हार्मलेस है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और अब भोली घूमी गुस्से से उस औरत की तरफ, उस बूढ़ी औरत की तरफ। यस आंटी, हाँ आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रीवन काउ, तुम सब ने सोचा कि मैं एक ऐसी गाय हूँ गूंगी जिसको आप कैसे भी हाँक सकते हो। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और ये इसी वजह से तुम मुझे इस निर्दयी प्राणी, क्रिएचर का मतलब प्राणी, इस हार्टलेस का मतलब निर्दयी, इस निर्दयी प्राणी के हवाले करना चाहते थे तुम लोग मुझे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल स्पीकिंग, लेकिन अब वही डम काउ, वही गूंगी गाय और वही स्टैमरिंग फूल, वो हकलाती हुई मूर्ख स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, कुछ और सुनना चाहती हो अब। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, और ये जब सब बातें चल रही होती है तो विशंबरनाथ जो है, दूल्हे राजा जो है, बिना शादी किए हुए ही पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी पूरी पार्टी को, अपनी जो बारात पार्टी लेकर के आए थे, उसके साथ वो जाना शुरू कर देते हैं। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो बैंड्समैन थे, यानी कि जो बैंड बाजे वाले थे, वो कंफ्यूज थे, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि अब सेरेमनी का अंत हो गया है, यानी कि शादी पूरी हो चुकी है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने जो क्लोजिंग सॉन्ग होता है शादी का, जो अंत में गाया जाता है, एंड में गाया जाता है, वो बजाना शुरू कर दिया। अब उनको क्या पता कि दूल्हे राजा तो बिना दुल्हन के ही जा रहे हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल जो है वो बिल्कुल ग्राउंड में स्थिर खड़े हो गए। हिज हैड बाउड लो, उनका सर नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, दुख के वजन से, एंड सेम, और शर्म के मारे, यानी कि वो ज़मीन पे खड़े हो गए निसहाय से, जैसे कि जम गए और रूटेड हो गए हो वहाँ पे। सर उनका झुक गया शर्म के मारे, दुख के मारे।
द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो फ्लेम्स थी, लपटें थी उस पवित्र आग की, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एवरी वन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई कभी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे, क्या करें हम तुम्हारे साथ। एंड सुलेखा, सुलेखा मीन्स उस लड़की का नाम है जिसे हम भोली कहते हैं। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, अब जो सुलेखा होती है वो अपनी शांत और दृढ़, स्टडी का मतलब दृढ़, अपनी शांत और दृढ़ आवाज़ में कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, पापा आप वरी मत करो, टेंशन मत लो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच। वो कह रहे पिताजी टेंशन मत लो, बुढ़ापे में मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने लर्नड सो मच, बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, अब उसकी जो मैडम होती है वो भी वहीं पर रहती है, स्कूल की जो मैम होती है वो उसको भी कहते हैं, इजंट दैट राइट मैम, क्या मैम ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्या मैं सही कह रही हूँ मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अब वो जो टीचर होती है वो एक कोने में खड़ी होती है और इस पूरे ड्रामे को, इस पूरे नाटक को खड़ी खड़ी देख रही होती है एक कोने में। यस भोली ऑफ कोर्स, तो वो कहती है कि हाँ भोली, निसंदेह तुम सही कह रही हो। सी रिप्लाइड, उसने कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी हंसती हुई आंखों में वॉज द लाइट, प्रकाश था, उजाला था, ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरे सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टि का, दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक कलाकार फील करता है, महसूस करता है, व्हेन कंटम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। ठीक है, तो कंटम्पलेटिंग का मतलब होता है चिंतन करते हुए, यानी कि चिंतन करते समय। तो जो एक आर्टिस्ट होता है वो फील करता है व्हेन कंटम्पलेटिंग, चिंतन करते हुए, द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मीन्स पूर्ण होने का, ऑफ हर मास्टरपीस, अपनी एक आर्ट का। तो यहाँ पर जो टीचर होती है वो कैसा फील करती है, वो एक ऐसी गहरी संतुष्टि उसकी की चमक थी उसकी आंखों में, जैसे कि एक कलाकार जब अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति जो होती है, उसकी एक आर्ट होती है, वो जब पूरी हो जाती है तो उसके बारे में चिंतन करते समय महसूस करता है। तो इस तरीके का फीलिंग टीचर भी महसूस करती है, टीचर भी फील करती है। तो देखिए ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि यदि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और आपसे यदि कोई दहेज मांग रहा है, कोई डोरी मांग रहा है, आप उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर हमें समाज को सुधारना है तो हमें इस तरीके के बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी हम इस सोसाइटी को, इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। और ये एक लेसन हमें एक ऐसा मैसेज देता है, ऐसी शिक्षा देता है ये, कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी सिचुएशन कंडीशन क्या है, लेकिन यदि आपके अंदर हिम्मत है और आपके पास एक ट्रू मेंटोर है, एक अच्छा गाइड है, एक सद्गुरु है, तो आपका जीवन सफल ज़रूर हो सकता है। तो अपने जितने भी टीचर्स हैं, अपने गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, वो आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि आपके पास अच्छा होने की एक शिद्दत हो, एक जुनून आपके अंदर वो हो। तो चलिए, काफ़ी अच्छा चैप्टर रहा, अच्छी कहानी हमें लगी है और काफ़ी हमें मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ाते हुए। तो आई थिंक अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश और एक जुनून के साथ। तो सी यू, बाय बाय।